बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। होम्योस्टेसिस और एडेप्टेशन। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है, इसे कौन सा प्रोसेस है, इससे होता क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में, इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव दी गई है इसके हवाले से कि होम्योस्टेसिस बेसिकली किसे कहते हैं, वो कौन से फैक्टर है जो होम्योस्टेसिस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और फीडबैक बताया कि फीड मैकेनिज्म क्या है, इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं। वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेसिस स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। हमारी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना, वो जब स्टेबल कंडीशन में होता है, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। आगे मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा। होम्योस्टेसिस के अगर मैं आपको बताता चलूँ, होम्यो का मतलब है सेमनेस, एक जैसा। स्टेसिस का मतलब स्टैंडिंग स्टिल, रुका हुआ। हमारा इंटरनल बॉडी जो इन्वायरमेंट है वो अगर सेम होता है और अपनी लेवल पे बरकरार रहता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो इस कंडीशन को बेसिकली हम होम्योस्टेसिस कहलाया जाता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Homeostasis is a condition of equilibrium balance in a body internal environment due to the cellular interplay of the body many regulatory processes। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है बॉडी को, उसको मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो क्या कहते हैं, हमारी इंटरनल बॉडी की जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके बराबर रखता है। और हमारा इंटरनल बॉडी जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस किसके ज़रिए होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ रेगुलेटरी प्रोसेस होते हैं, उस रेगुलेटरी प्रोसेस के ज़रिए हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस इज़ अ डायनामिक कंडीशन। यहाँ पर होम्योस्टेसिस को डायनामिक इसलिए कहा गया है कि डायनामिक का मतलब होता है चेंज, क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहे। कभी हमारे इंटरनल बॉडी के जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर चेंजिंग आती रहती है, ठीक है। कभी इंटरनल फैक्टर की वजह से आती है, कभी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आती है। वो मैं आगे आपको एक बार एक एक डिस्कस करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन द बॉडी इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट अमंग पॉइंट्स इन अ नैरो रेंज दैट इज कंपैटिबल विद मेंटेनिंग लाइफ। फॉर एग्जांपल, the level of glucose in blood normally stay between the 70 and 110 milligram of the glucose per 100 milliliter of food blood। यहाँ पर ये बताया गया है कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो होता है, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, उसके अंदर जो ग्लूकोज की जो तादाद होती है नॉर्मल, वो 70 से लेकर 110 मिलीग्राम मौजूद होती है। अगर 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की तादाद 70 से 110 के दरमियान मौजूद होती है, तो इसका मतलब है हमारा ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो नॉर्मल मकदार में होम्योस्टेसिस हमारा मेंटेन है। ये एग्जांपल दी गई है। इसी तरह पर लंग्स की रिस्पायरेशन, इसी तरह पर कार्डिक का आउटपुट, ये सारे होम्योस्टेसिस मेंटेन अगर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो दिस कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है। Each structure from the cellular to the systemic level contribute in some way to keeping the internal environment of the body within a normal limits। ये बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसको सेल्यूलर लेवल से लेकर सिस्टमिक लेवल तक पहुंचने के इंटरनल एनवायरनमेंट का नॉर्मल लिमिट में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो नॉर्मल लिमिट में होंगे तो सेल्यूलर से लेकर सिस्टमिक लेवल तक इंटरनल स्ट्रक्चर इजीली पहुंच पाएंगे, ठीक है। Homeostasis, the process maintaining control stable environment is called homeostasis। कहते हैं होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, मेंटेन करता है और स्टेबल करता है और कंट्रोल करता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को। इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस must be maintained for a normal body functioning and to sustain life। होम्योस्टेसिस क्या करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा बॉडी की जो फंक्शन है उसको नॉर्मल रेंज तक मेंटेन करके रखता है कि हम जिंदा रह सके लाइफ को आसानी करने के लिए। होम्योस्टेटिक
imbalance or disturbance in a homeostasis resulting in a disease। जब हमारा होम्योस्टेसिस जो होता है वो जब डिस्टर्बेंस हो जाती है तो वो डिजीज़ की वजह से उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, लाजमी बात है जब भी कोई एक नॉर्मल फंक्शन हो रहा हो वो एक नॉर्मल की में कन्वर्ट हो जाए तो वो किसी भी डिजीज़ वजह से हो सकती है, डिजीज़ हो जाती है उसकी वजह से। ये कुछ साइकिल बताई गई है कि भाई किस तरह हमारा होम्योस्टेसिस जो होता है मेंटेन रहता है। यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर 5 कंपोनेंट इन लोगों ने यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट, स्टिमुलेशन प्रोसेस चेंज अ वेरिएबल। सेकेंड, चेंज अ डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर। थर्ड, इनपुट इंफॉर्मेशन सेंडिंग अलोंग afferent pathway to control center. Then for output information sent along the efferent pathway effector. Fifth में है response of the effector feedback of their influence। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एक बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको ग्लूकोज का मैं दे दूँ, क्योंकि एग्जांपल जो होते हैं ये इंसान को बहुत इजीली याद होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने मिसाल दे दूँ, मैंने क्या किया, मीठा बहुत ज़्यादा खाया, तो उस मीठे की वजह से क्या होगा, मीठे की वजह से मेरे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब मेरे मीठे के वजह से मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो मेरे जो रिसेप्टर होंगे वो डिटेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वो डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, हमारे जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आएगी, किसके पास, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी क्या कहते हैं, हमारे पेनक्रियास के पास। ये रिसेप्टर इस ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुँचाएगा, इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँच जाएगी। जब ब्रेन तक, कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, ठीक है, ये जब ये ब्लड की डिटेक्शन ज़्यादा ग्लूकोज के जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन तक जैसे पहुँच जाएगा तो ब्रेन क्या करेगा, ये कंट्रोल सेंटर क्या करे, किस किस्म के हार्मोन रिलीज करेगा जो जाके हमारे जो पेनक्रियाज है उसको स्टिमुलेट करेगा, उसे कहेगा कभी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा है, आप ऐसे करें इंसुलिन को रिलीज़ कर दें। तो वो मेरा जो पेनक्रियाज है वो बेसिकली इंसुलिन को रिलीज़ करेगा, वो इंसुलिन जाके इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे, मेरे जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा था वो नॉर्मल मकदार में आ जाएगा। ये पूरा एक मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, मैंने कुछ खाया, रिसेप्टर जो होते हैं वो उसने डिटेक्ट कर दिया, उस रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल मेरे एफरेंट पाथवे के ज़रिए मेरे ब्रेन के पास लेके चला गया कंट्रोल सेंटर ने वहाँ से जवाब भेजा किसको, मेरे जो अफेक्टेड ऑर्गन है जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के पास सिग्नल भेजा, पेनक्रियाज ने क्या किया, उस सिग्नल के जवाब दिया, इंसुलिन रिलीज़ की। इंसुलिन ने क्या किया, मेरे शुगर जो ब्लड से जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके मेरे ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल में कर दिया। तो ये बेसिकली होम्योस्टेसिस इस तरह बैलेंस रहता है। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग होम्योस्टेसिस, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो होम्योस्टेसिस को बेसिकली अफेक्ट करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंसिस्टेंटली टेकन प्लेस इनसाइड द बॉडी एज अ रिजल्टिंग अनवांटेड केमिकल आर प्रोड्यूस। कहते हैं जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती है ना, बहुत ज़्यादा की तादाद में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी जो होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बेसिकली हमारी जो होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारी होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर द कंडीशन दैट विच इज ऑर्गेनिज्म लाइफ may vary greatly even over the period or brief period, the temperature, acidity, salt, water and etc. Some external factor that which organism must be adjust or in order to survive। यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारा होम्योस्टेसिस कैसे डिस्टर्ब होगा वो मैं एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जो नॉर्मल इंटरनल ऑर्गन टेम्परेचर है वो 37 है या 98.6 फ़ारेनहाइट है। जब बाहर एनवायरनमेंट एक गर्माइश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो हीट ट्रांसफ़र होती है हमारे इंटरनल बॉडी में, तो वो क्या करती है, हमारे इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को भी डिस्टर्ब कर देती है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरे बॉडी के अंदर जो नमक है वो नॉर्मल मकदार में, मैं ज़्यादा इंटेक ऑफ साल्ट कर रहा हूँ, तो उस इंटेक ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से साल्ट ले रहा हूँ ना, ज़्यादा इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैं साल्ट ले रहा हूँ, नमक ले रहा हूँ,
तो ज़्यादा खाने की वजह से मेरे बॉडी के अंदर नमक की जो तादाद है सॉल्ट की, सोडियम की, वो इंक्रीज़ हो जाती, तब भी हमारा होमोस्टेसिस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वाटर की भी एग्जांपल दे दूँ, ज़्यादा जितने वाटर मुझे नीड है मैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर को कंज्यूम करूँ, एक्स्ट्रा वाटर को मैं इस्तेमाल करूँ, तो क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर वाटर की जो नॉर्मल मिकदार है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तब भी मेरा होमोस्टेसिस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। टू मेजर सिस्टम इन्वॉल्व, इस हमारे होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए दो मेजर सिस्टम होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं और ये एक ही जैसा काम करते हैं। बस इनमें फ़र्क ये है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये फास्ट काम करता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम है ये स्लो काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली ये ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसमें तकरीबन 9 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिनाइल ग्लैंड्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड, थाइमस ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी, इंटेस्टाइन, ये सारे ग्लैंड जो होते हैं बेसिकली ये एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं। और इन ग्लैंड का काम है हार्मोन प्रोड्यूस करवाना, क्या करना, हार्मोन। वो हार्मोन हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, उसको काम करवाते हैं। उस न्यूरॉन्स की मैं आगे आपको बताता हूँ वन बाय वन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट अ होम्योस्टेसिस, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करते हैं, हमारे जो होम्योस्टेसिस है उसको रेगुलेट करता है बाय किसके ज़रिए, सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉन एज न्यूरॉन इम्पल्सिस एक्शन ऑफ पोटेंशियल टू ऑर्गन दैट कैन बी कंट्रैक्ट एंड डेविएशन फ्रॉम द टू द बैलेंस स्टेट। ये क्या होता है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये होमोस्टेसिस को तो मेंटेन करता है, मगर कैसे, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कुछ किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम नर्व इम्पल्सिस कहते हैं। उस नर्व इम्पल्सिस के थ्रू ये हमारा जो क्या कहते हैं नॉर्मल बॉडी जो फंक्शन है ये होमोस्टेसिस को रेगुलेट करता है नर्व इम्पल्सिस के जरिए, ठीक है। The endocrine system include many glands that is that secrete a messenger molecules called hormones into the blood। मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। Nerve impulse typically cause a rapid change, but hormones usually work more slowly। ये जो नर्व इम्पल्सिस होती है ना, ये बेसिकली इनका जो काम होता है ये रैपिड चेंज करती है, फास्ट एक्शन होती है, फास्ट, इनका जो काम है फास्ट एक्शन। मगर एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करे, मगर एंडोक्राइन सिस्टम इस नर्व इम्पल्सिस के मुकाबले में इनका जो वर्क होता है वो स्लोली होता है, ठीक है। बोथ मीन्स ऑफ रेगुलेट however work toward the sum एंड यूजुअली थ्रू द नेगेटिव फीडबैक। और ये जो एक जैसे काम करते हैं, ये एंडोक्राइन हो गया, नर्व हो गया, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू ये काम करते हैं। अभी नेगेटिव फीडबैक क्या होता है ये भी मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल इन चीज़ों के साथ आपको समझा देता हूँ। फीडबैक सिस्टम, अगर मैं आपको बता दूं फीडबैक सिस्टम क्या होता है, पहले तो ये आप लोग जहन में ये रखें कि बेसिकली ये फीडबैक सिस्टम जो होता है ये डिवाइड हुआ है दो चीज़ों पर। एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला फीडबैक सिस्टम है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अ फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप इज अ साइकिल। ये बेसिकली एक साइकिल होती है ऑफ इवेंट इन विच अ स्टेट ऑफ द बॉडी कंडीशन एंड मेंटेन, एलिवेट, चेंज, रिमेन एंड एलिवेटेड एंड सो। यहाँ पर बताया गया कि ये जो फीडबैक है या फीडबैक लूप साइकिल भी कहते हैं, ये बेसिकली ऐसे स्टेट है, ये क्या करती है, हमारे जो कंडीशन होती है नॉर्मल उनको मोनिटर का काम करती है, उनको एलिवेटेड का करना काम करती है, उनके ऊपर नज़र रखती है, ठीक है। कोई भी चेंजिंग वगैरह हो तो उसको अपने नॉर्मल लेवल तक बरकरार रहने का काम करती है। ईच मोनिटर अ वेरिएबल सच एज अ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड टर्म कंट्रोल ऑफ कंडीशन। ये फीडबैक सिस्टम क्या करती है, ये हमारे जो टेम्परेचर है उसको मोनिटर करती है, देखती है, कम हो ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर को देखती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, इन चीज़ों के ऊपर ये नज़र रखती है। जब इनके अंदर चेंजिंग आती है तो इनको मुख्तलिफ फंक्शन के ज़रिए नॉर्मल लेवल तक लेकर आती है।
ये जो हमारा फीडबैक सिस्टम, अगर मैं आपको और इसकी एक डेफिनेशन सिंपल से समझा दूं, तो ये फीडबैक सिस्टम जो होता है, फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, बेसिकली फिजियोलॉजिकल रेगुलेट सिस्टम होता है। क्या होता है? फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है और उसको नॉर्मल रेंज तक, जब इसके अंदर चेंजिंग आती है ना, ऊपर नीचे होता है, तो उसको नॉर्मल रेंज तक बरकरार रखने में ये बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारा फीडबैक सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर फीडबैक सिस्टम की बात आए, एनी डिस्ट्रप्शन दैट चेंज अ कंट्रोल अ कंडीशन इज कॉल्ड स्टिमुलस। यहाँ पर स्टिमुलस किसे कहते हैं? व्हाट इज स्टिमुलस? वो चीज़ जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस डिस्टर्ब होता है, उस चीज़ को हम स्टिमुलस कहते हैं। फिर से सुने, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मेरा इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट चेंज होता है, डिस्टर्बेंस होती है, डिस्ट्रप्शन होता है, इस चीज़ को हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस इन बार जो टेम्परेचर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इंटरनल चीज़ भी हो सकती है। इंटरनल बॉडी में पेन जो होता है, पेन वो भी हमारी जो हम स्ट्रेस उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा, फीडबैक सिस्टम इंक्लूड 3 बेसिक कंपोनेंट। ये जो फीडबैक सिस्टम होता है, यहाँ पर 3 अहम कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काम करते हैं। एक होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर, तीसरा होता है इफेक्टर। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जहन में रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जहन में रखनी रहे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के हवाले से। यहाँ पर ये मैकेनिज़्म है थोड़ा सा, मैं अगर आपको उस मैकेनिज़्म के बारे में आपको समझाऊं, तो ये मैकेनिज़्म बेसिकली किस तरह होता है। यहाँ पर अगर आप लोग गौर फिक्र करते हैं, तो यहाँ पर सम स्टिमुलस डिस्ट्रक्शन हार्मोन्स बाय increase a blood pressure, a receptor, baroreceptor is a certain blood vessels, nerve impulses control the center brain and interpret input and send। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आपको अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पर इन लोगों ने एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की एग्जांपल दी गई है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिस्ट्रप्शन हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो ये रिसेप्टर जो बताए, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इनके अंदर एक बैरो रिसेप्टर कहलाए जाते हैं। वो रिसेप्टर बैरो रिसेप्टर होते हैं। वो बैरो रिसेप्टर बेसिकली इस जो ब्लड के अंदर जो वेसल के अंदर जो प्रेशर है, इस प्रेशर को डिटेक्ट कर देते हैं। जैसे इस वेसल्स के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो बैरो रिसेप्टर इसको क्या करते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ, इसके अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, कंट्रोल सेंटर तक, भाई कि ब्लड का प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा तेज हो गया। तो फिर ब्रेन क्या करता है? उस सिग्नल्स के ऊपर इंटरप्रेट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है कि ये जो मेरे पास मैसेज आया किस हवाले से आया। जब ब्रेन को पता लग जाता है कि ये जो मेरे पास मैसेज आया है कि ये ब्लड का प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया, तो ब्रेन क्या करता है? वो नर्व इम्पल्स भेजता है। कहाँ पर? हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर और हार्ट के ऊपर। इन ब्लड वेसल और हार्ट के ऊपर ये ब्रेन क्या करता है? नर्व इम्पल्स भेजता है और ब्लड वेसल को कहता है कि आप डायलेट हो जाएं, खुल जाएं थोड़ा सा। जब आप वेसल्स खुलेंगे, तो इसके अंदर जो फ्लो ऑफ ब्लड का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? हमारे हार्ट को कहता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर, वो दूसरा क्या कहता है? हमारे हार्ट को कहता है कि आप डिक्रीज़ कर दे, हार्ट रेट को उसको डिक्रीज़ करवा दे। जब हमारे ब्लड वेसल जो होते हैं वो डायलेट हो जाएंगे और हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होगा? नॉर्मल मकदार में आ जाएगा। और ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की कहानी है सारी। ठीक है, यहाँ पर फीडबैक, अ रिसेप्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर अ चेंजिंग इन अ कंट्रोल कंडीशन एंड सेंड इनपुट अ कंट्रोल अ सेंटर। ठीक है, example, a certain nerve ending in the skin sense and a temperature and they can detect the changes such as a dramatic drop in a temperature। मैं आपको एक कंप्लीट बताता हूँ, फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ इसकी, वो बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन, 3 चीज़ें मैंने कहा था कि आपने जहन में रखनी है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। अभी कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है बेसिकली। इन द बॉडी फॉर एग्जांपल, द ब्रेन इज सेट ऑफ द रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच अ कंट्रोल अ कंडीशन शुड बी।
maintained I elevate in input in receive from the receptor and generate an output comments when they are needed. Examples in इफेक्टर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता दूँ कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के हवाले से, जो आप लोगों को ईजी समझ आए। हमारी बॉडी है ना, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो गांव के लोग होते हैं ना, गांव के लोग, वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ठंड ज़्यादा होती है। क्या होती है? ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ठंड ज़्यादा होती है तो इसके नतीजे में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारी बॉडी के जो अंदर रिसेप्टर होते हैं, तीन चीज़ें मैंने आपको बताया, रिसेप्टर जनरल, फर्स्ट रिसेप्टर, वो रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई बॉडी के अंदर टेम्परेचर का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम हो गया। तो हमारी बॉडी रिसेप्टर ने पता लगा लिया, फिर रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशन को असेंडिंग पाथवे के जरिए हमारे ब्रेन के पास लेके चले जाता है। जब ब्रेन को पता लग जाता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल कम हो गया, तो ब्रेन क्या करता है, इफेक्ट करता है। ब्रेन का अक्सर काम है, कंट्रोल सेंटर का, से उस चीज़ को समझना और उसके के खिलाफ एक्शन परफॉर्म करना। तो ब्रेन क्या करता है, इफेक्टर सेंड करता है। क्या करता है इफेक्टर? वो ब्रेन ऐसे नर्व, वो ऐसे इम्पल्सेस, ऐसी चीज़ें रिसीव करता है, सेंड करता है हमारे पूरे स्केलेटल मसल्स के ऊपर। जब ब्रेन को पता लग जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज है, तो वो क्या करता है, कुछ रिस्पॉन्स करता है हमारा ब्रेन, कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता है हमारे स्केलेटल मसल्स के ऊपर। वो हमारे स्केलेटल मसल्स को कहता है कि आप लोग कंट्रक्शन स्टार्ट कर लें, कंट्रक्शन रिलैक्सेशन। जब हमारे मसल्स कंट्रक्शन स्टार्ट कर लेते तो उस कंट्रक्शन के नतीजे में हीट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती, हीट बनना स्टार्ट हो जाती बॉडी के अंदर नेचुरली। ये कंट्रक्शन तब तक होती रहती है जब तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल तक ना आ जाए। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल तक आ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ये फंक्शन दोबारा स्टॉप हो जाता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूसरी बता दूं कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर हो गया, तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी को पता लगे, रिसेप्टर होते हैं उनको पता लग जाता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वो इस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन के पास लेके चले जाते हैं। हमारा ब्रेन देखता है कि भाई हाँ बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। वो ब्रेन क्या करता है, ये ब्रेन कुछ इफेक्टर रिलीज करता है। वो इफेक्टर क्या करता है, वो हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे स्किन के नीचे होते हैं और वो पसीना वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड कहलाए जाते हैं। ये उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, उनको स्टिमुलेशन करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हमारे बॉडी से पसीना बाहर निकालेगा। जितना जितना पानी पसीना वगैरह हमारे बॉडी से, हमारे स्किन से बाहर निकलेगा ना, उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर डायरेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल लिमिट तक आ जाए। जैसे हम पेनाडोल खाते हैं ना, उसकी वजह से स्टिमुलेशन हो जाती है, सारा पसीना बाहर निकल जाता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाती है। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की एक पूरे का पूरी कहानी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग इजीली। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम तर काम करता है, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करता मगर काम कर। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कब काम करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ना, आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, ये यूट्राइन है ना, जब बेबी आउट होता है ना प्रेगनेंसी के दौरान, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है। मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, जो डिलीवरी का टाइम होता है ना, तो फीटस जो होता है, फीटस ये हमारे यूट्राइन के जो वॉल होते हैं, यूट्राइन के, इस यूट्रस के जो वॉल होते हैं, इसके ऊपर एक प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है? एक प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, नर्व सिग्नल जो होते हैं, नर्व सिग्नल्स, ये उसकी प्रेशर की वजह से नर्व सिग्नल वहाँ से उस यूट्राइन वॉल से चल जाते हैं हमारे ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस ब्रेन तो कंट्रोल सेंटर है। जब ये नर्व सिग्नल उस हाइपोथैलेमस या कंट्रोल सेंटर के पास चले जाते हैं तो वो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, कंट्रोल सेंटर ऑक्सीटोसिन के नाम से एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ऑक्सीटोसिन के नाम से एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वो ऑक्सीटोसिन के नाम के जो हार्मोन, वो वहाँ से रिलीज होके आ जाती है हमारे जो यूट्राइन के जो वॉल है उसके ऊपर आके उसको मज़ीद स्टिमुलेट कर देती है, मज़ीद वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देती है। वो जो थोड़ी बहुत प्रेशर पड़ रहा था यूट्राइन के ऊपर, उस यूट्राइन के प्रेशर को मज़ीद बढ़ा देती है।
मज़ीद बढ़ाए। जब मज़ीद बढ़ा देती ये तब तक ये प्रेशर रहता है जब तक बेबी आउट ना हो जाए। जैसे बेबी आउट हो जाता है तो ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होना स्टॉप हो जाता है और ये ख़त्म हो जाती है। पॉजिटिव सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी के फंक्शन को मज़ीद बढ़ाता है। कोई काम हो रहा उसको मज़ीद बढ़ा देगा, तो ये बढ़ाने का काम करता है। और जो नेगेटिव है वो उसको मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं फिर से समझाता हूँ। जब क्योंकि यूट्राइन के वॉल को जितने उसके ऊपर प्रेशर आएगा, यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है, जिनके ऊपर उसको प्रेशर आएगा ना यूट्राइन के वॉल के ऊपर, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, बेबी जो होता है इजीली बाहर आउट हो जाएगा, उसका प्रेशर आना लाजमी है। मगर इस टाइम क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करता है ब्रेन से, और वो क्या करता है, वो ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, हमारे यूट्राइन के वॉल के ऊपर आ जाते हैं, उसको मज़ीद कंट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जब मज़ीद यूट्राइन के वॉल कंट्रक्ट होते हैं तो बेबी इजीली यूट्रस से बाहर आ जाता है। और क्या होता है, जब इजीली बाहर जैसे बेबी आउट हो जाता है तो ये क्या होता है, कंट्रक्शन स्टॉप हो जाती है, ऑक्सीटोसिन स्टॉप हो जाती है। इस तरह पॉजिटिव तरह इस तरीके से काम करते हैं। पॉजिटिव सिस्टम जो होते हैं ये बहुत नुकसानदेह भी है। एग्जांपल आपको नुकसान की बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो ये क्या कर देता है, हमारे मज़ीद टेम्परेचर को बढ़ा देगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हुआ है तो ये अगर स्टार्ट हो गए तो मज़ीद उसको बढ़ा देगा ब्लड प्रेशर को, तो ये नुकसानदेह भी है। फ़ायदेमंद इस तरह के मैंने आपको उसको बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, और आप कमेंट करें और शेयर करें मेरी वीडियो, और लाजमी बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कितनी समझ आई और कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।